स्वागत है आपका अपनी एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा आप सभी को पता है, हमने जीव विज्ञान विषय में जीव विज्ञान अर्थात जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं। जीव क्या होते हैं? जिनके अंदर जैविक लक्षण होते हैं, जिनके अंदर जैविक क्रियाएं होती हैं, जिनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, जिन कोशिकाओं के अंदर जीव द्रव होता है। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार होता है और उस जीव द्रव के अंदर विभिन्न जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। वो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और उस ऊर्जा से हम अपनी दैनिक क्रियाएं करते हैं। ये सभी प्रक्रियाएं जीवों के अंदर होती है, हमारे अंदर होती है, पादपों के अंदर होती है। जितने भी इस पृथ्वी पर जितने भी पादप और जंतु हैं, चाहे वो सूक्ष्म हो या बृहद हो, उन सभी को हम जीव कहते हैं और इस जगत को जीव जगत कहते हैं। तो हम जीव विज्ञान में वास्तव में जीवों का ही अध्ययन करते हैं। हालांकि इसका विस्तार से हम पढ़ेंगे जब शुरुआत से हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर जीव जगत। जीव जगत का वर्गीकरण क्या है, उसमें कौन कौन से जीव आते हैं, कौन कौन से पादप आते हैं, जंतु कितने प्रकार के होते हैं, उनकी किस प्रकार से कैटेगराइज किया गया है, उनका नामकरण कैसे किया गया है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे किसके अंदर? जीव विज्ञान के अंदर। अरे जीव विज्ञान वो विज्ञान है जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं, लाइव एनिमल्स का अध्ययन करते हैं, लाइव प्लांट्स का अध्ययन करते हैं। तो हमने जीव विज्ञान बायोलॉजी के अंदर 8वां चैप्टर शुरू करवाया था और ये लगातार चल रहा है। 8वां चैप्टर इसलिए शुरू करवाया था बच्चों क्योंकि ये चैप्टर आपके पहले भी आपने पढ़ा हुआ है। इसमें हम कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। आपको बताया था अभी, जैसे हमने कहा कि जीवों का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है और ये कोशिकाएं सभी जीवों की इकाई होती हैं, चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय। तो ये कोशिका आखिर है क्या? ये कोशिका जीवन की इकाई होती है। इसको हमने कहा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की ये इकाई है, अर्थात जीवों की इकाई। तो इसके बारे में जो हम पढ़ते हैं वो विज्ञान कौन सा कहलाता है? दैट इज साइटोलॉजी, अर्थात कोशिका विज्ञान। तो कोशिका विज्ञान का हमने शुरू से चल रहे हैं कंटिन्यू हम। बेटा ध्यान रखना, सबसे पहली बात तो आप ये याद रखिए, जिसको बायोलॉजी पढ़ना है, जिसको मेडिकल क्षेत्र में जाना है, जिसको डॉक्टर बनना है, जिसको नीट का एग्जाम देना है, जिसको लैब टेक्नीशियन बनना है या कोई भी नर्सिंग डिपार्टमेंट में जाना है, सबसे पहली बात हमें बायोलॉजी के अंदर रुचि हमें पैदा करनी है, हमें इंटरेस्ट डेवलप करना है। क्योंकि जब तक आप इंटरेस्ट डेवलप नहीं करेंगे तब तक आपको ये सब्जेक्ट यानी समझ में नहीं आएगा, ना ही आपको अच्छा लगेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं बायोलॉजी तो रटने का विषय है। नहीं, कतई ही नहीं। ध्यान रखना, ये उनकी गलत धारणा है। ये वो लोग कहते हैं जिनको बायोलॉजी में कभी इंटरेस्ट नहीं था और ना ही उनको पढ़ने में वो अच्छी लगती है। ध्यान रखना, जिनको आगे इस क्षेत्र में जाना है उन्हें बायोलॉजी में आपको रुचि दिखानी होगी। और जब आप इसको पढ़ेंगे कि क्या चीज़ें हम पढ़ते हैं, क्या हमारे आसपास है, इस जगत में कितने प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे विद्यमान हैं, उनका शरीर कैसे बना हुआ है, हमारा शरीर कैसे क्रिया करता है, 100 डिग्री तापमान पर किस प्रकार जीव जिंदा रहते हैं, माइनस टेम्परेचर पर भी जीव कौन कौन से रहते हैं और वो किस प्रकार अपनी दैनिक क्रियाएं करते हैं, ये सब हम पूरा इस जीव जगत के अंदर बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो निश्चित रूप से हमें आपको ये बताना है कि जिनको बायोलॉजी में सक्सेस 100% सक्सेस लेनी है, उन्हें पहला माइंड में ये समझाना है अपने आप को कि मुझे इस सब्जेक्ट को रुचिकर तरीके से पढ़ना है।
और हमारा उद्देश्य, मेरा उद्देश्य खास तौर से बायोलॉजी जब मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चे के दिमाग में कभी भी आप उसको सब्जेक्ट के हिसाब से मत पढ़िए, ऐसे पढ़िए कि ये सब्जेक्ट हमारे जीवन में आगे काम में आने वाला है, हम किस प्रकार जो है बीमार होते हैं, कैसे हमारा शरीर रोगों से लड़ता है, ये हमें इसके अंदर जानकारी मिलेगी इस सब्जेक्ट के अंदर। तो निश्चित रूप से हमें इसके अंदर रुचि दिखानी है, तभी हम 100% सक्सेस होंगे। कोई नहीं रोक सकता आपको फिर इसमें पूरी तरह से सफल होने से। इसलिए सबसे पहले मैं बेटा यही कहूँगा कि आप अपनी इसमें रुचि दिखाइए, अपने साथियों से बात करिए, जो आपके सीनियर है उनसे बात करिए। तो हम आज की जो वीडियो है, देखिए इसमें हमने पार्ट 15 लिखा हुआ है, इससे पहले निश्चित रूप से हमने 14 पार्ट डाल दिए हैं। आप उन सबको देखिए पहले, ठीक है, शुरुआत से देखिए। और यहाँ आज हम जो 15वां जो पार्ट यानी 15 नंबर का जो भाग इसका डाल रहे हैं आपके लिए आज की वीडियो, जिसमें हम कोशिकांगों के बारे में पढ़ेंगे। तो कोशिका के बारे में हमने, कोशिका के प्रकार के बारे में हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे कोशिकांग, यानी कोशिका के अंदर जो कोशिका है, जैसे आप जानते हैं ये कोशिका है, ठीक है, और इस कोशिका के अंदर ये केंद्रक है, और केंद्रक के अंदर आप देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ये कोशिकांग होते हैं, ठीक है, जैसे ये अंतःप्रद्रव जालिका है, ठीक है, इधर भी होती है, आप देख रहे हैं ये अंतःप्रद्रव जालिका है, लाइसोसोम होती है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले हमने लिया अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका को हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। एक तरह से इसका शब्दार्थ समझिए, हमें रटने की जरूरत नहीं है। देखिए अंतःप्रद्रव्य जालिका, प्रद्रव्य क्या होता है आप देख रहे हैं, ये कोशिका झिल्ली थी, हमने पढ़ा, ये सेल मेम्ब्रेन थी, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर पादप कोशिका है तो उसमें सेल वॉल भी होगी, यानी कोशिका भित्ति भी होगी। ये बीच में आप देख रहे हैं केंद्रक, और ये जो भरा हुआ है कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मध्य में, ये क्या है? जीव द्रव है। ये क्या है? जीव द्रव है। और इस जीव द्रव के अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जाल जैसा आप देख रहे हैं, ये है अंतःप्रद्रव्य जालिका, जालिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो ये अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंत यानी अंदर, जीव द्रव, प्रद्रव में जाल के समान, समझ रहे हो, जाल के समान जो संरचना है वो अंतःप्रद्रव्य जालिका कहलाती है। तो सबसे पहले बात आती है इसकी खोज की। तो खोज जो है इसकी, अंतःप्रद्रव्य जालिका की जो खोज है वो कीथ पोर्टर ने की, ध्यान रखना, कीथ पोर्टर ने, कीथ पोर्टर ने अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज की। ये क्वेश्चन आया हुआ है जो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर का एग्जाम होता है, उसमें पूछा गया था कि अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की, दैट इज कीथ पोर्टर। तो ध्यान रहेगा, कीथ पोर्टर ने इसकी खोज की। अब बात आती है स्थिति की। तो स्थिति की अगर हम बात करें तो अंतःप्रद्रव्य जालिका कहाँ पर स्थित है? आप देख रहे हैं कोशिका झिल्ली, ये सेल मेम्ब्रेन और ये केंद्रक झिल्ली के मध्य में, केंद्रक झिल्ली से जुड़ी हुई क्या है? एक जाल के समान नलिकाओं का जाल है, इसे हम क्या कहते हैं? अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो केंद्रक झिल्ली या केंद्रक आवरण से जुड़ी, केंद्रक आवरण से जुड़ी जाल के समान नलिकाएं अंतःप्रद्रव्य जालिका कहलाती है। ये केंद्रक व कोशिका झिल्ली के मध्य उपस्थित,
कहां पर उपस्थित है? केंद्रक व कोशिका झिल्ली के मध्य उपस्थित होती है। तो जाल के समान है, इसीलिए इसे हम कोशिका का कंकाल भी कहते हैं। ध्यान रखना, इसे हम कोशिका का अंतः कंकाल भी कहते हैं। कोशिका का अंतः कंकाल भी कहते हैं। जिस तरह से हमारे शरीर में हड्डियों और पसलियों और मांसपेशियों से बना कंकाल होता है, ठीक ये भी कोशिका का कंकाल बनाती है, कंकाल की तरह काम करती है और उसे एक आकृति प्रदान करती है। अब बात करते हैं इसकी आकारिकी की, यानी ये मॉर्फोलॉजी के हिसाब से किस प्रकार से बनी है। इसमें हम जब प्रकार की बात करते हैं तो दो प्रकार होते हैं, एक आकारिकी की दृष्टि से और एक राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर। तो हम बात करते हैं सबसे पहले राइबोसोम प्रकार की हम बात कर रहे हैं। अंतःप्रद्रव जालिका के प्रकार किसके नंबर पर? राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर। राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर देखिए दो प्रकार की अंतःप्रद्रव जालिका होती है। नंबर एक होती है चिकनी अंतः प्रद्रवी जालिका। चिकनी अंतः प्रद्रवी जालिका, इसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, या इसको हम कह देते हैं एक तो होती है दानेदार और दूसरी होती है सपाट। तो चिकनी जो होती है इसको हम सपाट अंतःप्रद्रव जालिका भी कहते हैं। दूसरी जो है वो कहलाती है खुरदरी अंतः प्रद्रवी जालिका। खुरदरी अंतः प्रद्रव जालिका, इसको हम कहते हैं RER अर्थात रग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसको हम कहते हैं दानेदार अंतःप्रद्रव जालिका। ठीक है, अंतःप्रद्रव जालिका तो दानेदार है, एक सपाट है। अब दोनों में अंतर क्या था? चिकनी जो है इसकी सतह पर राइबोसोम कण अनुपस्थित, जबकि यहां आप देख रहे हैं जो खुरदरी होती है इसकी सतह पर राइबोसोम कण उपस्थित। तो बेसिक जो अंतर है क्या है, आपने बहुत बार पहले की जो क्लासेस में पढ़ा था तो वहां बार बार आपने पढ़ा होगा, नामांकन में लिखते हैं हमने कोशिका की संरचना में भी बताया था कि एक दानेदार होती है, एक चिकनी होती है। अब दानेदार है तो इसके अंदर क्या होगा? दाने किसके? राइबोसोम के। दरअसल में जो वो दाने होते हैं वो राइबोसोम के होते हैं। चलो इसको हम एक चित्र बना के समझते हैं कि जो दानेदार है और जो खुरदरी अंतःप्रद्रव जालिका है, दोनों में क्या अंतर है? देखो चिकनी जो है वो कैसी होगी? ये जैसे मान लीजिए हमने कहा ये केंद्रक झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली से जुड़ी हुई है। तो ये देखिए ये इस प्रकार से ये अंतःप्रद्रव जालिका जो है, इस प्रकार से ये अंतःप्रद्रव जालिका है।
तो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये चिकनी अंतःप्रद्रव जालिका है। इसकी सतह पर क्या है, राइबोसोम नहीं है, तो ये कैसी है, चिकनी है, चिकनी अंतःप्रद्रव जालिका। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये क्या है, ये केंद्रक झिल्ली है, ये केंद्रक झिल्ली है। केंद्रक झिल्ली से अब आप देख रहे हैं, देखो ये केंद्रक झिल्ली है, समझ में आ गया, और ये यहां से जुड़ी हुई है, तो ये हमने बताया। अब इसकी सतह पर कोई भी कण नहीं है। जब भी हम दूसरी की बात करते हैं तो आप देखिए ये जो दानेदार है, इसके ऊपर दाने होंगे, ये देखिए डायग्राम आप बनाएंगे हाथ से। बेटा जब तक आप हाथ से डायग्राम नहीं बना के देखेंगे तो बायोलॉजी में आपको, यानी जिसे कहते हैं 100% अपन को सफलता, पूरे मार्क्स लाने हमें 100% मार्क्स। मैं कहता हूँ कोई भी नहीं काट सकता आपके मार्क्स, अगर आप मेरे कहे अनुसार, जिस प्रकार मैं आपको बायोलॉजी पूरे हमारी जो बायोलॉजी है, जितने भी हमारे 22 के 22 चैप्टर हैं, उन सबको इसी प्रकार से हमें पढ़ाना है और आपको समझना है। तो अब आप यहाँ पर गौर से समझिए, हमें बर्डन नहीं लेना है, अरे भाई हमें चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। और मैं हूँ, आपको बायोलॉजी में कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट में करेंगे, मैं आपको कई बार कह चुका हूँ। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये जो रेड रंग से हमने दाने बनाए हैं, ये पूरी जो है झिल्ली पर होते हैं, ये पूरी ये जो है अपनी अंतःप्रद्रव जालिका इस पर होते हैं। तो ये है राइबोसोम, क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम कण जो होते हैं वो हम जानते हैं प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसीलिए इन्हें प्रोटीन के क्या कहते हैं, बताइए, बताया था पिछली वीडियोस में, प्रोटीन के कारखाने कहते हैं। वेरी गुड, प्रोटीन के कारखाने। तो भैया प्रोटीन का निर्माण करेगी, ये सीधी सी बात है। तो ये कौन सी अंतःप्रद्रव जालिका होगी, ये हो गई दानेदार या खुरदरी। बात समझ में आ गई? तो ये खुरदरी अंतःप्रद्रव जालिका है, जबकि ये चिकनी अंतःप्रद्रव जालिका है। ये जो है इसमें राइबोसोम के कण अनुपस्थित हैं, जबकि यहाँ पर दानेदार राइबोसोम के कण उपस्थित हैं। तो ये जो है प्रोटीन निर्माण करेगी, तो ये भी तो कोई काम करेगी। ये जो है चिकनाई वाले जो पदार्थ होते हैं, वसायुक्त पदार्थ हैं, ठीक है, ग्लाइकोजन है, उनका संचय करती है, ये वसाओं का संचय करती है, ये प्रोटीन का निर्माण करती है, वही प्रोटीन जो हमारे शरीर को चाहिए ऊर्जा देने के लिए। तो बात समझ में आई? जो अंतःप्रद्रव जालिका उसके प्रकार राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर। एक प्रकार और हम पढ़ेंगे, आपने जो है यहां तक तो पढ़ा होगा कि अंतःप्रद्रव जालिका जो है वो दो प्रकार की होती है, ठीक है, एक होती है खुरदरी और एक होती है दानेदार। अब हम बात करते हैं अंतःप्रद्रव जालिका के जो है दूसरा जो प्रकार है वो है आकृति के आधार पर। किसके आधार पर है? आकृति के आधार पर। आकृति के आधार पर अंतःप्रद्रव्य जालिका के प्रकार। आकृति के आधार पर अंतःप्रद्रव जालिका के प्रकार। तो देखिए ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। नंबर 1 जो है वो कहलाती है सिस्टर्नी, नंबर 2 पुटिकाएं जिनको वेसिकल्स कहते हैं, और नंबर 3 होती है नलिकाएं, ट्यूब्यूल्स। सिस्टर्नी, पुटिकाएं, इनको वेसिकल्स भी कहते हैं, जबकि नलिकाएं जो है ये ट्यूब्यूल्स कहलाती हैं। तो 3 प्रकार की हैं। ध्यान रखना, जो ट्यूब्यूल्स हैं, सिस्टर्नी जो होती हैं
वो नलिका के समान होती हैं। ये इस प्रकार से नली के समान होती हैं और ये नलिकाएं समांतर पड़ी होती हैं, एक दूसरे के कैसी पड़ी होती है, समानांतर पड़ी होती हैं। जबकि पुटिकाएं जो होती हैं वो गोलाकार और अंडाकार आकृति में होती है। कैसी होती है, गोलाकार अंडाकार। ठीक है, राइबोसोम के कण हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। और तीसरे प्रकार की जो है वो होती है नलिकाएं। नलिकाओं की जो है बनावट वो अनियमित आकार की होती है, अनियमित आकार की होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 प्रकार की अंतःप्रद्रव जालिका है आकार के आधार पर। नंबर 1 है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी वो अंतःप्रद्रव जालिका है जिसमें नलिकाएं जो होती हैं वो समानांतर एक दूसरे के, अब देखो ये इसके समानांतर पड़ी हुई हैं, तो ये आकृति के फॉर्म में अगर है तो वो सिस्टर्नी कहलाएगी। जबकि अगर गोलाकार पुटिकाओं के रूप में है, आप देख रहे हो ये यहाँ से ये टूट के निकलती हैं, जैसे ये यहाँ से इसके अंदर से टूट के ही ये पुटिकाएं बनती हैं। तो ये जो है गोलाकार होती है, अंडाकार होती है, जैसा चित्र में आपको नजर आ रहा है। तीसरे प्रकार की नलिकाएं होती हैं जिनको ट्यूब्यूल्स कहते हैं, ये शाखित होती हैं और अनियमित आकार की होती हैं। जैसे यहाँ बताया इस तरह से ये नलिकाएं हैं। यहाँ आपको शाखाएं नहीं है, ये शाखा विहीन है, ये गोलाकार और अंडाकार हैं, जबकि ये शाखा युक्त होती है। तो इस प्रकार अंतःप्रद्रव जालिका जो है आकृति के आधार पर, ठीक है, ये किसके आधार पर है, आकार के आधार पर या आकृति के आधार पर, आकृति के आधार पर। तो अब यहाँ पर हमने अंतःप्रद्रव जालिका के 2 प्रकार पढ़े हैं। पहला प्रकार जो बेस है वो राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर है, ये आप पहले से पढ़ चुके हैं। दूसरा प्रकार है आकृति के आधार पर। क्लियर? तो यहाँ एक बार हम फिर समझ लेते हैं। ठीक है, अंतःप्रद्रव जालिका जो है इसके जो खोज है वो किसने की, कीथ पॉटर ने की। अंतःप्रद्रव जालिका की खोज किसने की, कीथ पॉटर ने। स्थिति की बात करें तो ये केंद्रक आवरण से जुड़ी हुई एक जाल के समान संरचना होती है, इसीलिए कोशिका का अंतःकंकाल भी बनाती है। इसे हम कोशिका का अंतःकंकाल कहते हैं। ये केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य उपस्थित होती है, जैसा चित्र में आपको बताया था, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य में उपस्थित होती है। प्रकार की बात करें तो पहला प्रकार है राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर। 2 प्रकार की हैं, चिकनी अंतःप्रद्रव जालिका या सपाट, इसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसकी सतह पर राइबोसोम के कण अनुपस्थित होते हैं, इसकी सतह पर राइबोसोम के कण नहीं दिख रहे हैं, आप देख रहे हैं। जबकि खुरदरित अंतःप्रद्रव जालिका जो होती है जिसे दानेदार कहते हैं, अरे भाई दाने किसके हैं, सीधी सी बात है, राइबोसोम के कण हैं। तो राइबोसोम के कण जिस पर उपस्थित है वो दानेदार अंतःप्रद्रव जालिका है। इसके बाद दूसरा जो प्रकार है वो आकृति के आधार पर है। आकृति 3 प्रकार की हो सकती है अंतःप्रद्रव जालिका में। पहली सिस्टर्नी, जिसमें समांतर नलिकाएं होती हैं, एक दूसरे से पड़ी हुई, कोई शाखा नहीं है। जबकि पुटिकाएं जो है वो गोलाकार हैं, अंडाकार हैं। ठीक है, तीसरे प्रकार की जो है नलिकाएं हैं जो कि ट्यूब्यूल्स कहलाती हैं, ये शाखित हैं। इस प्रकार 3 अलग अलग प्रकार से आकृति के आधार पर अंतःप्रद्रव जालिका के प्रकार होते हैं। अब बात करते हैं अंतःप्रद्रव जालिका के कार्य। सबसे पहला जो कार्य है वो है कोशिका का अंतःकंकाल बनाती है। नंबर 2, केंद्रक व कोशिका झिल्ली के मध्य पदार्थों का परिवहन करती है।
नंबर 3, दानेदार अंतःप्रद्रव जालिका या प्रोटीन निर्माण में सहायक है। चिकनी, ER का मतलब समझ रहे हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव जालिका, वसा व ग्लाइकोजन का संचय करती है। वसा व ग्लाइकोजन का संचय करती है, राइट। इसके अलावा आप देख रहे हैं जो अंतःप्रद्रव जालिका है उसमें विभिन्न पदार्थों का, विभिन्न जो हार्मोन्स है उनका निर्माण होता है। विभिन्न वसायुक्त हार्मोन का निर्माण। तो प्रमुख रूप से जो अंतःप्रद्रव जालिका है उसके कार्य कौन कौन से हो गए? तो सबसे पहला कार्य देखिए, कोशिका का अंतःकंकाल बनाती है, ये बात हमने आपको पहले भी बता दी थी। दूसरा कार्य है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य पदार्थों का परिवहन करती है। अरे भाई, जब हमने कहा ये कोशिका है, ये केंद्रक है, तो यहाँ पर अंतःप्रद्रव जालिका पड़ी हुई है, यहाँ पर अंतःप्रद्रव जालिका है, तो ये क्या करेगी, जो भी पदार्थ आ रहा है वो यहाँ से, इसमें से होके जाएगा, ठीक है। तो ये कोशिका झिल्ली और केंद्रक द्रव्य और केंद्रक के मध्य पदार्थों को इसमें से आने जाने में, परिवहन में सहायता करती है। ये देखो इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दानेदार जो है अंतःप्रद्रव जालिका, वो प्रोटीन निर्माण में सहायता करती है। प्रोटीन के दाने हैं, तो ये क्या है इसमें, यानी हम ये जो राइबोसोम के जो दाने हैं वो प्रोटीन निर्माण करते हैं, क्योंकि राइबोसोम को हम प्रोटीन के कारखाने कहते हैं। ध्यान रखना, ये बात कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि जो कोशिका की जो है प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कौन है, दैट इज राइबोसोम। अब राइबोसोम जब इस पर है तो भाई ये प्रोटीन निर्माण में सहायता करेगी। चिकनी जो है उस पर राइबोसोम के कण नहीं है, लेकिन ये ग्लाइकोजन और वसा का संचय करती है और विभिन्न वसायुक्त हार्मोन्स जो है उसका निर्माण करती है। तो आज की वीडियो में हमने अंतःप्रद्रव जालिका के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा अंतःप्रद्रव जालिका आगे तक जब आप कॉलेज लेवल पर जाएंगे वहाँ भी आपको समझ में आसानी से आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे वीडियोस लगातार देखते रहें।